हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आज के क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। ओके स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, हम पहले भी बच्चों इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसको दोबारा से समझने के लिए, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को ये टर्म का मतलब नहीं पता है तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों। यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमें फिगर में शो किया गया है ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली एन एटम, ठीक है, इट इज़ एन एटम, क्योंकि बच्चों ये एटम ही है। एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब देखो, अगर हमारे पास ये एटम है, अगर हम किसी भी एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा अगर हम एक एटम को एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, सोचो बच्चों, इट गेट्स कन्वर्टेड टू आयन। तो बच्चों जब हम किसी भी एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयन में। अब आयन बच्चों हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब ये जो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में। ओके, तो इट मीन्स हमारे पास जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कैटायन की फॉर्मेशन के लिए उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चों यही क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कैटायंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों आपको आई थिंक सो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, कि जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम उसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी की। और आयनाइजेशन एंथैल्पी से पहले बच्चों हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं एटॉमिक साइज़ की, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली अगर हम एक जर्नल तरीके से पढ़े बच्चों, जैसा कि हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्लास +1 में स्टडी किया था, अक्रॉस अ पीरियड साइज ऑलवेज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो बच्चों एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बट बच्चों हमें यहाँ पर बात करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज़ की बात करें तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जानी चाहिए बच्चों, ये इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। पर बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज़ होता है उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। बच्चों क्या क्या ट्रेंड होता है, स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम तक, ठीक है, वेनेडियम तक आपके हमारा साइज़ क्या होता है, इनका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर बच्चों वेनेडियम, क्रोमियम से लेकर, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास निकल तक साइज़ क्या रहता है बच्चों, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट हमारे पास रहता है। उसके बाद बच्चों जबकि हमने देखा था कि कॉपर और जिंक के केस में साइज़ अगेन क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ रहता है, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो बच्चों अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो जहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज़, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहनी चाहिए, और यहाँ पे बच्चों डिक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होनी चाहिए। पर बच्चों इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ नहीं होती। क्यों डिक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि बच्चों कॉपर और जिंक की क्या होती है, हमारे पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। तो बच्चों जिन एलिमेंट्स की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है उनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो बच्चों इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम ये नहीं बोल सकते कि, ठीक है, अगर हम वैसे जनरल ट्रेंड देखें कि हमारे पास
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। बट बच्चों हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है, स्पेशली हम 3D सीरीज़ की अभी बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसे हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल डाटा, ठीक है। अभी बच्चों समझते हैं, ठीक है। हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन हो रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास डी ब्लॉक में 3 सीरीज़ होती हैं, ठीक है। ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर वर्सेस आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और हमारे पास 3 सीरीज़ होती है बच्चों 3D 4D एंड 5D, एंड वी ऑल्सो कॉल दैम फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, एंड ऑल 3 सीरीज are represented by 3 different colors. First series is represented by blue line. Okay students, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके लिए 3D सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों इस तरीके की कर्व हमें ऑब्टेन होती है। उसके बाद हमारे पास 4D सीरीज़ के लिए कर्व, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 5D सीरीज़ के लिए हमें कुछ इस टाइप की कर्व शो होती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले 3D सीरीज़ के लिए देखो, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या आया था कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक, ठीक है, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होनी चाहिए। पर यहाँ पे बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ ना कुछ पहले क्या हो रही है, क्रोमियम तक डिक्रीज़ हो रही है, फिर आयरन तक इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और हमारे पास तो क्रोमियम से आयरन तक तो साइज़ क्या था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। तो हमें ये लगता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। बट बच्चों ये वैल्यू कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारे पास क्रोमियम है, मैग्नीज़ है, इनकी क्या है बच्चों, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैग्नीज़ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास मैग्नीज़ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4S2 होती है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुई, एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मोर स्टेबल है। तो बच्चों इस केस में, ठीक है, हम एटॉमिक साइज़ के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ओनली, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी एक हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 5, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट, जो कि हम +1 क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो आयरन तक क्या हुई, यहाँ पर इंक्रीज़ हुई, उसके बाद डिक्रीज़ हुई, और फिर निकल से कॉपर की तरफ भी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज़ हो गई। और जबकि होनी क्या चाहिए थी, डिक्रीज़। क्यों? अगर हम ओनली साइज़ के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करें तो, क्योंकि निकल से कॉपर तक साइज़ क्या होता है आपके पास, इंक्रीज़ होता है हमारे पास। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। बट इंक्रीज़ हो रही है क्यों, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अब बच्चों कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4S1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा। तो यही रीज़न होता है कि हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी एक रेगुलर ट्रेंड हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से वेरी करती है। अभी स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते हैं हम, ठीक है। देखो इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बट द इंक्रीज इज़ नॉट वेरी रेगुलर। तो बच्चों कोई रेगुलर इंक्रीज़ नहीं होता, कोई रेगुलर डिक्रीज़ नहीं होता। यहाँ पे आप किस तरीके से समझोगे कि जिनकी हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास अब बच्चों देखो उसके बाद हम स्टडी करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, दिस इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये एफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे एफ सब शेल लिख रखा है ना, एफ नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इनका क्या होता है, एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड रेगुलर नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। तो बच्चों एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की जो एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, ठीक है। हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर क्या है इसका मतलब, यहाँ पे बच्चों ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक
स्टेबिलिटी, ठीक है, थर्मोडायनामिक, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में ये हमें बताता है। अब बच्चों थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है बच्चों कि हमारे पास किस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमें टेबल से पता चलता है, कैसे? देखो निकल के लिए हमारे पास सेकंड कॉलम में दिए हुई है सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड कॉलम में बच्चों हमें दिया गया है सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो बच्चों निकल और प्लेटिनम को कंपेयर करो इनकी सेकंड कॉलम में सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी को, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर निकल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए कम है? निकल के लिए कम है। तो बच्चों इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के केस में आसानी से लूज हो सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लेटिनम, एंड दैट्स वाई द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम। और बच्चों अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा है? निकल के लिए ज़्यादा है, प्लेटिनम के लिए कम है। तो इसका मतलब प्लेटिनम की कौन सी स्टेट स्टेबल है बच्चों? प्लेटिनम की +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो बच्चों इन दिस टेबल द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लेसर इन केस ऑफ निकल, एंड दैट्स वाई द nickel 2 positive is more stable than platinum 2 positive. However, on the other side, the sum of first 4 ionization energy is less in case of platinum, and therefore it indicates that platinum 4 positive is more stable than nickel 4 positive, ठीक है। Next application is in calculating energy of the system, and थर्ड एप्लीकेशन इज इन कैलकुलेटिंग हीट चेंजेस, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुई? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड नाउ वी डिस्कस सम MCQ क्वेश्चंस, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बट द इंक्रीज इज नॉट वेरी रेगुलर इन D ब्लॉक, एंड इट्स रीजन इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सेकेंड इज साइज डिक्रीजेज, third is atomic weight decreases, and fourth is all of the correct. No, बच्चों इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों साइज डिक्रीज होने की वजह से जो ट्रेंड इरेगुलर थोड़ी ना होता है कि वो रेगुलर नहीं होगा, ठीक है, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो दैट्स वाई आंसर इज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is observed that the first ionization energy of 5D is quite high. Justify. Added electrons enters n-1 into D subshell because of actinoid contraction, and C because it's the last series, and D all of the correct. No बच्चों एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स n-1 इंटू डी सबशेल। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ पे एंटर करता है बच्चों? n-1 डी सबशेल में। जैसे 3D सीरीज में 3D में करता है बच्चों, 4s होता है ना उसके बाद, ठीक है। एंड आंसर इज ऑप्शन ए। एंड देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी इज यूजफुल इन फर्स्ट कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, second heat change, third predicting thermodynamic stability, and fourth all of the above. तो बच्चों its answer is all of the above. Okay students, क्योंकि हमने अभी ये स्टडी किया। तो बच्चों this is all about ionization enthalpy of D block elements, and in next class we discuss oxidation state of D block elements. तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।